नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केयर स्टडी विद MP शर्मा में। हम लोग आज का वीडियो लेकर आए हैं जनरल साइंस के लिए, जो हर तरीके के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में हम लोग सबसे पहला जो अध्याय कवर कर रहे हैं उसका नाम है बल विज्ञान। बल विज्ञान यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बल विज्ञान में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बल और बल के प्रकार। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम बेल आइकन को प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बल की परिभाषा की। बल की परिभाषा क्या होती है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की विराम अवस्था है, मतलब वो वस्तु स्थिर है, तो बल लगाने पर वो वस्तु गति की अवस्था में आ सकती है। या फिर कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील है तो बल लगाने से वो वस्तु विराम अवस्था में आ सकती है। कहने का मतलब, बल विराम को गतिशील बना सकता है, गतिशील को विराम बना सकता है। ये हुई बल की परिभाषा। बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है, जैसे कि पहला पॉइंट है, किसी भी पिंड या वस्तु के वेग में परिवर्तन के लिए बल जिम्मेदार होता है। दूसरा है, बल एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो बल एक ऐसी राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए आपको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होगी। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि बल किस दिशा में लग रहा है और कितना लग रहा है। अर्थात कहने का मतलब, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बल के द्वारा किसी स्थिर को गतिशील या गतिशील को स्थिर किया जा सकता है, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा है। चौथा पॉइंट है, न्यूटन के अनुसार अगर कोई पिंड स्थिर या गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक उसी अवस्था में रहता है जब तक उस पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। और यही आगे चल के न्यूटन का नियम भी बनेगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बल के मात्रक की। तो देखो, हम जानते हैं कि मात्रक की अलग अलग पद्धतियाँ होती है। मात्रक की पद्धतियों में एक होती है MKS पद्धति, एक होती है MKS, एक होती है CGS और एक होती है SI पद्धति। तो SI पद्धति मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में इसका मात्रक होता है न्यूटन, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। अर्थात एक न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, कई बार ये पूछा गया है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो एक न्यूटन में याद रखना 10 की घात 5 डाइन होते हैं। और डाइन क्या होता है? तो डाइन बल का CGS मात्रक होता है। MKS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो होता है MKS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है आपके पास किग्रा भार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मात्रक है, किग्रा भार। किग्रा भार से आप क्या समझते हैं? जब भी
आप किसी मशीन पर अपना वेट करवाते हैं उसे कहते हैं भार या वेट। तो भार या वेट जो होता है वो द्रव्यमान नहीं होकर एक प्रकार का बल होता है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। W इक्वल टू होता है M इंटू जी, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण से अगर द्रव्यमान मल्टीप्लाई हो जाता है तो वस्तु का भार प्राप्त होता है। 1 किलोग्राम भार अर्थात 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम भार इक्वल टू 980 डाइन। ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। 1 किलोग्राम भार का मतलब होता है 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम भार का मतलब होता है 980 न्यूटन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बलों के प्रकार की। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल कितने प्रकार के होते हैं, NCERT की जो बुक है कक्षा 11 में पहला ही जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि प्रकृति के अंदर बल जो है मुख्यतः 4 प्रकार के माने गए हैं, अर्थात जो मूल बल हैं प्रकृति में उन मूल बलों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 4। और ये 4 मूल बल कौन कौन से हैं? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है दुर्बल बल या क्षीण बल और चौथा है प्रबल बल। अब आप बोलोगे कि इसके अलावा भी तो बल होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया, लेकिन वो सब इन्हीं 4 के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि प्रकृति में जो मूल बल माने गए हैं वो मूल बल माने गए हैं टोटल 4। फर्स्ट वन इज़ गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन इज़ विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड वन इज़ दुर्बल बल। फोर्थ वन इज़ प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब बात करते हैं इन चारों मूल बलों की, बारी बारी से अलग अलग इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि जब भी हम कोई चीज़ ऊपर को फेंकते हैं तो वो लौटकर वापस नीचे पृथ्वी पर आ जाती है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ये जो फोर्स होता है ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने ये बताया था कि प्रकृति में सदैव 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान रहता है। अगर 2 वस्तुएं द्रव्यमान रखती है तो उन द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल की वजह से चक्कर लगाता है, तो आपका उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अगर आप याद रख सको तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, वो दिया था, मान लो ये m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है और दूसरा पिंड है m2 द्रव्यमान का और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अर्थात 2 कणों के बीच में जो बल लगता है वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है और दोनों के बीच की दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दो कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। अगर पिंडों का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उन दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला बल जो अपन डिस्कस करेंगे वो बल है आपके विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सामान्यतः ये बल दो बलों से मिलकर बना हुआ होता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा होता है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। स्थिर विद्युत बल क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। फिजिक्स में कक्षा 12 का पहला ही चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की। उसके अंदर इस बल का जो सूत्र दिया था वो कूलाम ने दिया था और उसने कहा था ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरह ही एक बल होता है जिसका मान होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 और Q2 दो स्थिर आवेश है और R उन दोनों के बीच की दूरी है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो स्थिर विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल कहलाता है चुंबकीय बल। अब चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं? तो चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, मान लो ये आपके पास कोई चुंबक है तो इसमें एक तो होता है N और एक होता है S। N मतलब नॉर्थ पोल, S मतलब साउथ पोल। तो इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो कहलाता है आपका चुंबकीय बल, और इन दोनों बलों से मिलकर जो बल बनता है वो कहलाता है आपका विद्युत चुंबकीय बल। ध्यान रखना कि विद्युत चुंबकीय बल जो है वो दूर परास वाला बल है। दूर परास का मतलब होता है कि बहुत दूरी तक काम करने वाला बल है। विद्युत चुंबकीय बल फोटोन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय बल किसके माध्यम से कार्य करता है? तो फोटोन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। आइए आगे देखते हैं। तीसरे प्रकार का जो बल है वो है दुर्बल बल या क्षीण बल। दुर्बल बल या क्षीण बल क्या होते हैं? तो दुर्बल बल या क्षीण बल रेडियो एक्टिव विघटन की प्रक्रिया में देखने को मिलते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय की जो प्रक्रिया होती है उसमें नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में क्षयित हो जाता है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन किस में विघटित होता है? वो होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इन तीनों में ये विघटित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में पारस्परिक क्रिया जिन बलों के माध्यम से होती है उन्हें क्षीण बल कहते हैं। अर्थात ये जो दुर्बल बल लगता है ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में कार्य करता है। ये बल अत्यंत लघु परास वाला बल है, मतलब बहुत छोटी दूरियों में ही ये देखने को मिलता है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है। ये बल बोसान नामक कण के आदान प्रदान द्वारा अपना प्रभाव दिखाते हैं। अभी देखा था कि विद्युत चुंबकीय बल किसके माध्यम से दिखता है? फोटोन कण के माध्यम से, और बोसान नामक कण के माध्यम से दिखेगा आपको दुर्बल बल या क्षीण बल। नेक्स्ट है प्रबल बल। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, उस नाभिक में क्या होता है? P होता है और N होता है। P का मतलब होगा प्रोटॉन और N का मतलब होगा न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल से बंधे रहते हैं वो बल कहलाता है प्रबल बल। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले शक्तिशाली आकर्षण बल को प्रबल बल कहते हैं। अर्थात इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? आकर्षण की। गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति भी कैसी होती है? आकर्षण की। विद्युत चुंबकीय बल वो आकर्षण का भी हो सकता है और वो प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दें। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जिससे वह स्वतः ही अपनी विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था को नहीं बदल सकती, जड़त्व कहते हैं। इसी कारण इस नियम को जड़त्व नियम भी कहते हैं। जड़त्व का कॉन्सेप्ट द्रव्यमान से संबंधित होता है। जड़त्व मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन का विरोध। अब आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे अपने को किसी कार को धक्का देना हो या किसी ट्रक को धक्का देना हो तो किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक में ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, और द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, और जिस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का अधिक विरोध करेगी। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। जड़त्व किसकी माप है? तो द्रव्यमान की माप है, क्योंकि द्रव्यमान अधिक होगा तो जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व का मान भी कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जड़त्व यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। विराम के जड़त्व से क्या मतलब है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी विराम अवस्था न बदल दी जाए, तो ये कहलाएगा विराम का जड़त्व। और गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी गति की अवस्था को न बदल दिया जाए। कहने का मतलब है कि विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है और वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है तो वो कहलाएगा विराम का जड़त्व। कोई वस्तु गति की अवस्था में है और वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध कर रही है तो वो कहलाएगा गति का जड़त्व। आगे देखते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। अब जो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी होती है, जब अचानक वो चल पड़ती है तो अचानक चल पड़ने से ऐसा क्या होता है कि बैठा हुआ यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है वो गाड़ी के संपर्क में होता है, जिस कारण गाड़ी के चलने पर वो भाग तुरंत ही चल पड़ता है, परंतु यात्री का जो ऊपरी भाग होता है वो जड़त्व के कारण वहीं ठहरा रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। इसी प्रकार इसी उदाहरण को अपन दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने वाले यात्री के पैर गाड़ी पर चढ़ते ही गतिशील हो जाते हैं, परंतु शरीर अभी विराम अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। अतः चलती गाड़ी पर चढ़ने से पहले यात्री को
कुछ दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए। ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये जड़त्व का उदाहरण है, या आप ये कह सकते हो कि ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। तो पहला उदाहरण आपके पास क्लियर होगा। दूसरा उदाहरण है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्योंकि मोटर कार जब रुकती है तो उसके पर्स तथा उस पर टिके यात्रियों के पैर तुरंत ठहर जाते हैं, परंतु शरीर का जो शेष भाग होता है वो जड़त्व के कारण गतिशील बना रहता है। इसीलिए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यही कारण है कि तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जब अचानक से रुक जाता है तो उस पर बैठा हुआ जो सवार होता है वो आगे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार जब कोई यात्री जल्दी में चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो वो आगे की ओर गिर पड़ता है। उसके पैर पृथ्वी को छूते ही विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उसका जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वो उसी वेग से चलने का प्रयास करता है, अतः वो गाड़ी के चलने की दिशा में गिर पड़ता है। इसलिए चलती गाड़ी से उतरने पर यात्री को थोड़ी दूर गाड़ी के साथ साथ दौड़ना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, यात्री अपनी मांसपेशियों द्वारा उपयुक्त बल लगाकर पूरे शरीर को एक साथ रोक लेता है। यदि हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी अचानक दाईं ओर मुड़ जाती है तो हमारे पैर जो होते हैं वो तो गाड़ी के साथ साथ दाईं दिशा में वेग ले लेते हैं, परंतु शरीर का जो ऊपरी भाग होता है अभी पहली दिशा में ही गतिमान रहता है, पुरानी वाली दिशा में ही, अतः हमारा शरीर विपरीत दिशा में झुक जाता है। क्लियर है बच्चों? तीसरा उदाहरण है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। देखो, जब डंडे से कंबल को पीटते हैं तो कंबल गतिमान हो जाता है, परंतु धूल के कण जो होते हैं वो जड़त्व के कारण वहीं ठहरे रह जाते हैं, अतः कण कंबल से अलग हो जाते हैं और अपने भार के कारण नीचे गिर पड़ते हैं। यही कारण है कि पेड़ को जब हम हिलाते हैं तो उसके फल टूटकर नीचे गिरते हैं। यानी ये भी किसका उदाहरण है? जड़त्व का उदाहरण है। चौथा उदाहरण है, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। देखो, जब हथौड़े का जो हत्था होता है उसको नीचे की ओर करके ज़मीन पर मारने के लिए जब तीव्र वेग से हम लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्थे का जो सिरा होता है वो ज़मीन पर लगते ही विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा अभी भी जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहता है, जिससे वो नीचे आकर हत्थे में और ज़्यादा गहराई तक धंस जाता है। यही कारण है कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर हम लोग मारते हैं। तो आपको ये उदाहरण क्लियर हुए होंगे जड़त्व के कि किस प्रकार से हम इनको समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है संवेग, या संवेग को हम कहते हैं मोमेंट। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आएगा संवेग। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। यानी संवेग उसी वस्तु का होगा जो गति की अवस्था में है। अगर कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है और उसका द्रव्यमान m है तो संवेग जो p होता है, इसको p से लिखते हैं, संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग भी एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा वही होती है जिस दिशा में वस्तु गति कर रही होती है। यानी वेग की जो दिशा होती है वही दिशा संवेग की भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम।
न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, जैसे मैं मान लूँ कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F है, वो समानुपाती होगी किसके? संवेग में परिवर्तन की दर। दर कैसे निकलती है? जिसमें आप जिसमें भी परिवर्तन निकाल रहे हो, जिस राशि में भी, उसमें अगर समय का भाग दे देंगे तो समय का भाग दे देने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगी दर। यानी अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो अगर किसी वस्तु पर आरोपित बल F है और वस्तु के संवेग में परिवर्तन डेल्टा P होता है डेल्टा T समय के अंदर, तो F समानुपाती होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसको दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं, यदि वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, यदि वस्तु पर दूसरे रूप में अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल जो होता है वो F बराबर ma होता है, और यही बल का सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला सूत्र है F बराबर ma। इसका मतलब अगर आपसे पूछते हैं परीक्षा में कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो आपका उत्तर होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। डिराइव का मतलब इसको व्युत्पन्न भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, हमने कहा कि F बराबर, अगर यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह हटता है और नियतांक में मान लेता हूँ 1 है, 1 आता है MKS पद्धति में डेल्टा P बटा डेल्टा T। ये मैंने पढ़ा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है P बराबर m इंटू वी। तो m इंटू वी का मतलब क्या होगा कि m तो द्रव्यमान होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। m गुणा v में चेंज होगा डेल्टा v अपॉन नीचे क्या है? डेल्टा t। डेल्टा v बटा डेल्टा t जो होगा वो क्या होगा? v में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर आपने पढ़ी है, क्या होती है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को ही कहते हैं त्वरण। तो F बराबर क्या फॉर्मूला आ जाएगा? F बराबर ma। कहने का मतलब है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है वो आपको बल की परिभाषा देता है। अब अगर आप ये मानते हो कि इस समीकरण में मान लो F बराबर जो आपने ma सूत्र पढ़ा है, इसमें F बराबर 0 हो जाता है। F बराबर 0 हो तो A बराबर 0 होगा। अगर बल बाह्य बल 0 है तो त्वरण 0 होगा, क्योंकि m 0 नहीं हो सकता। भाई F बराबर 0 तभी होगा जब दो राशियों का गुणनफल 0 तभी होगा जब दोनों में से एक राशि 0 हो। तो द्रव्यमान तो किसी वस्तु का 0 हो नहीं सकता। किसको 0 होना पड़ेगा? त्वरण को। मतलब अगर F 0 है तो त्वरण 0 होगा। अर्थात यदि वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, क्योंकि F 0 का मतलब बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं है मतलब उस वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होगा। या इसको ऐसे पढ़ें कि त्वरण के शून्य होने का अर्थ क्या है? तो त्वरण के शून्य होने का अर्थ है कि वस्तु या तो विराम अवस्था में रहेगी या फिर नियत वेग से चलती रहेगी। जैसा यहाँ पे लिख भी दिया है कि यदि वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए, वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न नहीं होता है।
त्वरण के शून्य होने का अर्थ है कि वस्तु या तो विराम अवस्था में रहेगी या फिर नियत वेग से चलती रहेगी। अब बात करते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम की। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? ये नियम आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, कक्षा 9th से ही ये नियम आ जाता है। न्यूटन के तीनों नियम आ जाते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है हमेशा, लेकिन जो दिशा होती है वो विपरीत होती है। अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वो दूसरी वस्तु उस पहली वस्तु पर बल लगाएगी उतने ही परिमाण का, लेकिन विपरीत दिशा में। इसलिए इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों बातें। एक तो ये कि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बल क्रिया है और कौन सा बल प्रतिक्रिया है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एक क्रिया है तो दूसरा प्रतिक्रिया बल है। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, एक तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा बल क्रिया बल है और कौन सा बल प्रतिक्रिया बल है। केवल हम लोग इतना कह सकते हैं कि एक अगर क्रिया बल है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? प्रतिक्रिया बल। दूसरा हमें जो याद रखना है वो ये कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। कभी भी क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करेंगे, एक वस्तु पर कभी भी कार्य नहीं करेंगे। इसलिए वे एक दूसरे को कभी भी निरस्त नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई कहे कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल है वो दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, अर्थात उनकी जो क्रिया रेखा है वो क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग होती है। और लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग होगी तो वो बल कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं कर सकते। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम पड़ा है उसके उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक उदाहरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहला उदाहरण है, बंदूक से गोली चलाने पर, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। पीछे की ओर धक्का लगता है, जो चलाने वाला होता है उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। अब ये धक्का क्यों लगता है इसको समझते हैं। बंदूक जब हम चलाते हैं, बंदूक का जो ट्रिगर हम दबाते हैं तो क्या होता है कि बारूद जो बंदूक के अंदर भरा होता है उसकी गैस बन जाती है। जो गैस जब बनती है तो गैस फैलती है। गैस के फैलने के कारण गोली को बहुत ज़ोर से आगे की ओर वो गैस फेंक देती है। गोली भी इस गैस पर उतना ही परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। तो बात समझ में आ गई कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। तो धक्का इसलिए लगता है कि जब बंदूक का ट्रिगर दबाते हैं तो बंदूक का ट्रिगर दबाने पर होता क्या है, बंदूक का ट्रिगर दबाने पर जो बारूद होता है अंदर उसकी गैस बन जाती है। वो गैस फैलती है, फैलने के कारण वो गोली को बहुत ज़ोर से आगे की ओर फेंक देती है। उससे क्या होता है कि गोली गैस पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में जितना गैस गोली पर आगे लगाती है। तो एक अगर क्रिया हुई तो दूसरी क्या हो गई? प्रतिक्रिया, जिससे बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपके पास
दूसरा उदाहरण है, नाव से किनारे पर जब हम लोग कूदते हैं तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं। इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है और उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। कहने का मतलब कि जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो पाँव से, अपने पैरों से नाव पर जोर लगाते हैं, पीछे की ओर उसको दबाते हैं, तो नाव, हमने मान लो क्रिया कर दी, तो नाव प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाव भी हमें हमारे पैरों पर झटका लगाती है, जिससे नाव तो पीछे की ओर हट जाती है और उसकी प्रतिक्रिया से हमें वो आगे की तरफ फेंक देती है। इसी प्रकार जब ऊंची कूद वाला कोई खिलाड़ी ऊंची कूद प्रतियोगिता में भाग लेता है तो पहले खिलाड़ी अपने पैरों से भूमि को नीचे की ओर दबाता है तो भूमि उसे ऊपर की ओर उछाल देती है। यहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया का कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, सूर्य पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर उसी बल से खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट है। सूर्य एक कण है, पृथ्वी भी एक कण है। सूर्य का कुछ द्रव्यमान है, पृथ्वी का कुछ द्रव्यमान है, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पृथ्वी सूर्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है उसी बल से। ये जो बल होता है ये होता है गुरुत्वाकर्षण का बल। अब इससे क्या होता है, तो ये जो खिंचाव होता है चंद्रमा और पृथ्वी, अगर चंद्रमा और पृथ्वी की अपन बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो आकर्षण का बल लगता है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रही है, इस खिंचाव के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। याद रखना कि ज्वार भाटा क्यों आता है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, उसके कारण ज्वार भाटा आता है। और ये न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है, तो अगला उदाहरण है आपके पास घोड़े का गाड़ी को खींचना। जितने बल से घोड़ा गाड़ी को खींचता है उतने ही बल से गाड़ी घोड़े को विपरीत दिशा में खींचती है और इस क्रिया और प्रतिक्रिया के कारण ही गाड़ी आगे की तरफ गति कर पाती है। हुआ क्या कि जितने बल से घोड़े ने गाड़ी को खींचा उतने ही बल से गाड़ी घोड़े को विपरीत दिशा में खींचती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया के विपरीत होने पर गाड़ी की गति कैसे संभव हुई। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। गाड़ी की गति स्वयं गाड़ी पर लगने वाले बलों पर ही निर्भर है। ध्यान से सुनना, गाड़ी की गति स्वयं गाड़ी पर लगने वाले बलों पर ही निर्भर है, न कि उन बलों पर जो कि वो घोड़े पर तथा भूमि पर लगाती है। गाड़ी पर केवल दो बल लगते हैं, एक तो घोड़े द्वारा आगे की ओर लगाया गया बल, मान लो कि वो कुछ बल है F1, तथा दूसरा भूमि द्वारा गाड़ी के पहियों पर पीछे की ओर को लगाया गया घर्षण बल, मान लो वो है F2। अब जब तक बल F1 बल F2 से कम है, F1 क्या है, जो घोड़े ने गाड़ी पर लगाया, और F2 क्या है, घर्षण बल जो गति का विरोध कर रहा है। तो F1 बल अगर F2 से कम है तो गाड़ी नहीं चलेगी, परंतु जब घोड़ा और ज़ोर से बल F1 को बढ़ाता है और F2 के बराबर कर लेता है तो गाड़ी एक समान चाल से चलने लगती है। और F1 का मान अगर F2 से बढ़ जाए तो गाड़ी त्वरित गति से चलने लगती है। एक समान वेग में चेंज आ जाता है, वेग में चेंज आते ही त्वरण आ जाएगा, त्वरण का मतलब गाड़ी त्वरित गति में हो जाती है। तो इस प्रकार से घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचा जाना क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, न्यूटन की गति के
तीसरे नियम पर आधारित है। पांचवा जो उदाहरण है वो है रॉकेट में किसी ज्वलनशील पदार्थ को जलाकर गैसें उत्पन्न की जाती है। जो रॉकेट होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके किसी दूसरे ग्रह पर जब भेजते हैं तो रॉकेट में क्या होता है कि ज्वलनशील गैसें होती है। ज्वलनशील गैसें उसमें उत्पन्न होती है, किससे? ज्वलनशील पदार्थ से। तो वो क्या करती है, वो नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में बाहर निकलती है। तो ये गैसें रॉकेट पर, ये गैसें ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती, अंदर गैसें जली, उन पर बल लगा, वो बाहर निकल गई, तो वो उन पर क्रिया हो गई, तो वो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर उठ जाता है। गैस के जेट का वेग जितना ज़्यादा होगा, मतलब गैसों के ऊपर जितनी ज़्यादा क्रिया होगी, रॉकेट भी ऊपर उतनी ही अधिक वेग से उठेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उस पर उतना ही अधिक बल लगेगा। ठीक है। अगला उदाहरण है जेट हवाई जहाज। जेट हवाई जहाज में क्या होता है, जेट हवाई जहाज में विस्फोट किया जाता है और विस्फोट करके गैस को बनाया जाता है। तो गैस जो बनती है वो जेट के रूप में पीछे की ओर वो गैसें निकलती है। गैस हवाई जहाज पर प्रतिक्रिया का बल लगाकर उसे ऊपर की ओर उठाती है, जिससे हवाई जहाज तीव्र वेग से आगे की ओर चलता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि साहब रॉकेट में भी वही हो रहा है, जेट हवाई जहाज में भी वही हो रहा है, तो रॉकेट में और जेट हवाई जहाज में अंतर क्या है? तो मैंने ये नोट यहाँ पर लगा दिया है कि रॉकेट और जेट विमान में अंतर क्या है। तो रॉकेट और जेट विमान में मुख्य अंतर ये है कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की आपूर्ति रहती है। रॉकेट के अंदर ही ऑक्सीजन रहती है, वो ऑक्सीजन ईंधन को जलाने में काम आती है। लेकिन जेट विमान में जो ईंधन होता है, ध्यान रखना, जेट विमान में ईंधन क्या होता है, तो जेट विमान में ईंधन होता है आपके पास केरोसिन। केरोसिन बोल सकते हो या पैराफिन कह सकते हो, केरोसिन या फिर पैराफिन। केरोसिन या पैराफिन होता है ईंधन के रूप में किसमें? जेट विमान में, जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। पैराफिन या केरोसिन तब तक नहीं जलेगा जब तक उसको वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, किसमें? जेट हवाई जहाज में, जेट विमान में। इसलिए जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता। ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर आप लोगों ने पढ़ा है कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर जेट हवाई जहाज नहीं जाते। अगर ज़्यादा ऊंचाई पर आपको ले जाना होगा तो आप किसका यूज करोगे? रॉकेट का। तो मेरे हिसाब से आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है जेट हवाई जहाज में और रॉकेट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज बेसिकली न्यूटन की गति के तीनों नियम समझे हैं, बल का कॉन्सेप्ट समझा है, बल की अवधारणा समझी है। अगले लेक्चर में हम और भी इसको यांत्रिकी को कवर करेंगे, और भी टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपके व्यूज़, आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके द्वारा सब्सक्राइब चैनल को किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम और भी मेहनत करके इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।